Hello friends, welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today's topic is related to Indian Accounting Standard 32 107 109, which says about financial instrument. There are three standards which we are going to discuss all together because these three standards are related with the financial instruments. Like Index 32 says about the definitions of financial instrument, Index 107 says about the disclosure of financial instruments, and Index 109 says about the measurement and recognition criteria of the financial instrument. So these three standards are related to the financial instrument, which we will discuss this standard all together. Financial instrument. What is financial instrument? It's a contract between two parties where there is a financial asset for one entity and financial liability or equity for another entity. देखिए, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टी के बीच में. कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक लीगल ऑब्लिगेशन है बिटवीन द टू पार्टी. इन वन party's books it's a financial asset, and for that in another party's book it's a financial liability. फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकता है. सो इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन. वो सिचुएशन हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी where there is a financial asset for one entity and financial liability or equity for another entity. तो ये हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो किसी और एंटिटी के शेयर्स में, तो वो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट है. इट्स ऑलवेज अ फाइनेंशियल एसेट. बट फॉर अनदर एंटिटी इट्स एन ऑब्लिगेशन टू पे. सो इट्स अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी फॉर देम. कि फाइनेंशियल एसेट वो है जहाँ पे कि आपका राइट है टू रिसीव कैश, और वहीं पे दूसरे बंदे का ऑब्लिगेशन है टू पे कैश. तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी उनके बुक्स में होगा, और आपके राइट टू रिसीव कैश, तो वो फाइनेंशियल एसेट आपके बुक्स में होगा. तो मिस्टर ए हैज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी. तो उन्होंने गुड्स सोल्ड किया, तो मिस्टर ए के हैंड में क्या है? डेटर बैठा है बुक्स में. डेटर इज अ व्हाट? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश. और वहीं पे मिस्टर बी इज एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश. बी के बुक्स में वो लाइबिलिटी होगी, और मिस्टर ए के बुक्स में वो एसेट होगी, फाइनेंशियल एसेट. और मिस्टर बी के बुक्स में वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी. We will discuss in detail in definitions of financial asset and financial liability and equity. So let's start. Definition of financial asset. Financial asset क्या है? It's an asset. Financial asset is any asset that is cash or cash equivalent, an equity instrument of another entity. मतलब equity instrument of अनादर एंटिटी, वो फाइनेंशियल एसेट है. अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रखे हो, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है. आपका कैश और बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कैश और बैंक दोनों ही फाइनेंशियल एसेट्स है. और अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनादर एंटिटी, like investment in equity shares of another entity, like investment in preference shares of another entity, like investment in bonds of another entity, like investment in debentures of another entity. So वो आपके लिए, जो इन्वेस्टर्स है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है. जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट है वो. तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी is an asset that is an equity instrument of another entity, means investment in equity shares of another entity. और फिर थर्ड लेग क्या बोलता है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट. आपके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एक लीगल राइट होता है बिटवीन द टू पार्टीज, कि एक ऑफर है, एक ऑफर दे रहा है, एक एक्सेप्टेंस है. एक के हैंड में ऑफर है, दूसरे के हैंड में एक्सेप्टेंस है. द एक लीगल राइट है, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द टू पार्टीज. वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है. अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट. अनदर फाइनेंशियल एसेट मींस कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी भी हो सकता है. तो वो फाइनेंशियल एसेट है. तो
या तो आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी. अनदर एंटिटी मीन्स जैसे एंटिटी ए है, एंटिटी बी से उसके पास एंटिटी ए के पास राइट है कि रिसीव करे कैश या अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी मीन्स फ्रॉम एंटिटी बी. तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश किसके पास है? एंटिटी ए के पास. किससे लेने के लिए? एंटिटी बी से लेने के लिए. जैसे कि सपोज डेटर्स, मिस्टर ए हैज सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर बी. सो उन्होंने क्रेडिट सेल किया, नॉट कैश सेल. क्रेडिट सेल के में डेटर्स क्रिएट होता है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए. इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट in the hand of Mr. A to receive cash from Mr. B. So it's a debtor is a financial asset. Bills receivable, it's a paper which give right to Mr. A that he will receive cash in a future date. तो वो भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है. इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो डिबेंचर्स, डिबेंचर्स और आपके तो इन्वेस्टमेंट आपने किया तो आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आ गया कि आप डिबेंचर्स में आपको क्या मिलता है. एक आपको मिलता है इंटरेस्ट और एक होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट. तो वो दोनों ही आपके पास राइट है. आपने इन्वेस्ट किया तो आपके पास राइट है कि रिसीव कर सके आप. सो दैट इज ऑल्सो मीन्स फाइनेंशियल एसेट. इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एन एंटिटी. अगर आपने लोन दिया है तो आपके पास राइट है कि आप रिसीव करोगे इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल. कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट. फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी फ्रॉम अनदर एंटिटी. तो अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो फ्रॉम अनदर एंटिटी या अनदर फाइनेंशियल एसेट रिसीव कर रहे हो अनदर एंटिटी से और आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है तो वो फाइनेंशियल एसेट है. Like debtors, bills receivable, investment in debentures, investment in preference shares of entity, loan given, लोन आप दे रहे हो तो आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आप रिसीव करोगे इंटरेस्ट along with the principal. So you have a right because you had given loan, so you will receive ना interest भी और principal भी. So that loan given is a financial asset. वही आपने जिसको दिया है उसके बुक्स में क्या होगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा बिकॉज उसके बुक्स में ऑब्लिगेशन है टू पे कैश. यहाँ आपके पास राइट है टू रिसीव कैश तो उसके बुक्स में ऑब्लिगेशन टू पे कैश. यहाँ आपके बुक्स में अगर डेटर क्रिएट हो रहा है और उसने आपने सेल किया तो उसने परचेज किया है तो उसके बुक्स में क्रेडिटर खड़ा होगा. बुक्स में क्या उसको क्या ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन द बुक्स ऑफ बी. तो फाइनेंशियल एसेट तो बोलता है कि फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी. ये 3 पार्ट्स वी हैड डिस्कस. साथ साथ हम लोग फाइनेंशियल लाइबिलिटी का भी डेफिनेशन कवर करेंगे. फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या बोलता है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज एनी लाइबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन. ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश. एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिकॉज इनवॉइस, अगर कुछ परचेज सेल करते हो तो उसमें इनवॉइस इशू होता है. इनवॉइस इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन between the buyer and the seller. Both the party had agreed because both the party has signed that invoices. So both the party has agreed on these that contract, that terms and conditions. So it's actual obligation to deliver cash. फाइनेंशियल एसेट के टाइप है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है और फाइनेंशियल लाइबिलिटी के हैंड में इज एनी लाइबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी. यहाँ पे आपके पास राइट है यहाँ पे डिलीवर करने का. इन फाइनेंशियल एसेट देयर इज अ राइट टू रिसीव. इन फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी. ये फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी हम लोग ने पार्टली डिस्कस किया है. वी विल डिस्कस इन डिटेल बट before that we will take some examples in order to clarify our discussion. Cash and cash bank balance. Cash and bank itself is a
financial asset, because it is said in the definition itself कि any asset which is cash and bank is a financial asset. So it's a financial asset. ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्या है? डेटर्स है. डेटर्स यू हैड सेल, आपने कुछ सेल किया तो आप इनवॉइस इशू करोगे. इनवॉइस इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. आपके पास राइट है टू रिसीव कैश. तो ट्रेड रिसीवेबल डेटर है. डेटर्स अगर आपके बुक्स में डेटर है तो आपके पास राइट है टू रिसीव कैश बिकॉज यू हैड सेल सम गुड्स. उसके अगेंस्ट आपको कुछ कैश मिलेगा तो वो फाइनेंशियल एसेट है. बिल्स रिसीवेबल एक पेपर है जो कि आप फ्यूचर डेट में आपको उस पेपर के अगेंस्ट में कुछ राइट टू रिसीव कैश. अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेपर. पेपर कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर है जिसके अगेंस्ट में यू हैव अ राइट टू रिसीव कैश इन फ्यूचर डेट. सो दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. लोन गिवन, अगर आपने किसी को लोन दिया सो लोन गिवन तो आपको वो लोन तो मिलेगा, उसका रिटर्न मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, अलोंग विद दैट आपको इंटरेस्ट में मिलेगा. तो वो लोन प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद दैट इंटरेस्ट, वो दोनों आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश. इट्स अ राइट बिकॉज लोन अगर आप देते हो तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे देते हो, तो आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कि आप रिसीव करो कैश. तो लोन गिवन इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट. अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है इन इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स, तो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है. क्यों? बिकॉज यू हैव अ invested, you have an यहाँ definition itself says that an equity instrument of another entity. Financial asset is any asset that is an equity instrument of another entity. Equity instrument क्या होता है? सिर्फ इक्विटी नहीं होता है. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में डिवेंचर्स भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं. सो अगर आपने इन्वेस्ट किया इन इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है. इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो जो इन्वेस्टर है उसके हैंड में तो वो इन्वेस्टमेंट ही है. इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल, वो इन फ्यूचर आपका कन्वर्ट हो जाएगा. अगर आप डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो इन फ्यूचर डेट वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉर दैट जो इश्यूअर है उसके लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बट फॉर द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर के लिए वो ऑलवेज फाइनेंशियल एसेट. इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इज अ फाइनेंशियल एसेट. अब जो इश्यूअर है, जिसने इशू किया है, उसके लिए वो क्या है? कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या इरिडीमेबल डिबेंचर्स या इरिडीमेबल, वो वी विल डिस्कस लेटर. सो उसके लिए वो क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है, उसका कुछ कंडीशंस है विच विल डिस्कस. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? खर्चा है जो कि आपको पे करना है एट द एंड ऑफ द ईयर. जो आपका पेंडिंग खर्चा रह जाता है, जो आपको पे करना रहता है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. तो वो क्या है? ऑब्लिगेशन, अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. तो आपको पे करना है, इट्स एन ऑब्लिगेशन टू पे कैश. तो इट्स अ फाइनेंशियल, प्योरली अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. ट्रेड पेबल, अगर आप क्रेडिटर खड़ा है, इट्स एन कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश बिकॉज क्रेडिटर आपने कुछ परचेज किया है तो इनवॉइस इशू है, तो इनवॉइस इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ पे करना पड़ेगा बिकॉज यू हैड परचेज समथिंग, so you have to pay for that. So trade payable is also a contractual obligation to pay cash, so it's a purely a financial liability. Bills payable, it's a contract note which we will payable in future date, so it's a contractual obligation which will be paid in future date. So there is a contractual obligation to pay cash, so it's a financial liability. A prepaid expenses. Prepaid expenses क्या होता है? That expenses you which you had paid in advances.
लाइक आपने एनुअल मेंटेनेंस का कुछ पेमेंट किया है या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, और तो वो ड्यूरिंग द पीरियड आपने इन द मिड ऑफ द ईयर में पे किया, तो वो पूरे साल का होता है। तो एट 31 मार्च वो आपका जो 31 मार्च तक का है वो तो आपका एक्सपेंस बुक हो गया, रिमेनिंग आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, मीन्स पेड इन एडवांसेस। वो एक्सपेंसेस उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, अगर आपने जो कुछ पे किया उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको सर्विसेज मिलेगा। सो डेफिनेशन में सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं बोला गया। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नाइदर अ फाइनेंशियल एसेट, neither a financial liability, neither it is an equity instrument. It's a non-financial equity instrument as per Ind AS 109. So advances paid towards goods and services. अगर आपने कुछ एडवांस पे किए टूवर्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज, आपको कुछ सर्विस चाहिए था या कुछ गुड्स परचेज करना है, उसके लिए आपने कुछ एडवांस पे किया, तो आपको क्या मिलेगा उसके बदले में, आपको क्या कैश मिलेगा, नहीं, आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जिसके लिए आपने पे किया एडवांसेस, लाइक आपने गुड्स के लिए पे किया या सर्विसेज के लिए पे किया, तो ये ना तो फाइनेंशियल एसेट के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, ना फाइनेंशियल लायबिलिटी को, ना इक्विटी को, बिकॉज आपने कुछ पे किया है तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ मिलने, ना तो ऑब्लिगेशन टू पे है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, सो इट्स अ नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, it's not a financial liability, it's not a equity instrument, it's a non financial instrument. Unbilled and unearned revenue, अगर आपने कुछ एडवांस रिसीव किया है उसको आपने इनकम बुक की है, जो कि आपका रेवेन्यू है, जिसके आपका बिलिंग ही नहीं बना, आपने एडवांस रिसीव कर लिया, इनकम रिसीव इन एडवांसेस, उसके अगेंस्ट में आपको क्या देना, ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, नहीं, आपको क्या देना, उसके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देना है, नहीं, तो आपको क्या देना, आपको सर्विसेज देना है या गुड्स देना है, गुड्स डिलीवर करना है। तो अगर आपका कोई अनबिल्ड है या अनअर्न रेवेन्यू है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, it's not a financial liability, it's not an equity instrument, it's a pure non financial instrument. Financial guarantee, फाइनेंशियल गारंटी क्या है, सपोज टाटा टाटा का जो सब्सिडरी है टाटा मोटर, टाटा हैज मेनी सब्सिडरीज, वन ऑफ द सब्सिडरीज टाटा मोटर, अगर टाटा मोटर को कुछ बैंक से पैसा चाहिए एज अ लोन, लेकिन बैंक बोलेगा आपका नेटवर्थ बहुत कम है, जितना आप लोन चाहिए उतना आपका नेटवर्थ नहीं है, तो वो बोलेगा कि मेरा पेरेंट उसका गारंटी ले लेगा, आप मेरे को लोन दीजिए, मेरा पेरेंट फाइनेंशियल गारंटी दे देगा। पेरेंट कौन है, द बिग टाटा। सो टाटा ग्रुप के ग्रुप कंपनीज में टाटा मोटर आता है, तो टाटा मोटर का गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी उसका पेरेंट देगा। तो अगर वो पेरेंट देगा तो पेरेंट के बुक्स में क्या होगा, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, कैश है उसके पास, एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो डिलीवर करे कैश एट अ फ्यूचर डेट, क्योंकि उसने गारंटी दी अपने सब्सिडरी की। तो अगर उसने गारंटी दी अपने सब्सिडरी की तो वो फाइनेंशियल गारंटी है, फाइनेंशियल गारंटी इज अ financial liability because it's an obligation, as per definition it's a contractual obligation, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद द बैंक कि इफ माय subsidiary is not able to pay your dues then I will pay on behalf of my subsidiary. So parent ने अपनी सब्सिडरी की गारंटी ली है, तो वो फाइनेंशियल गारंटी किसने ली है, पेरेंट ने ली है। सो किसके बुक्स में फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी, पेरेंट के बुक्स में। और ऑब्लिगेशन कौन पे करेगा, पेरेंट पे करेगा, बिकॉज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है बिटवीन बैंक एंड द पेरेंट that if my subsidiary is not able to pay, I will pay on behalf of my subsidiary. So it's a financial guarantee is a financial liability because it's a contractual obligation to pay cash. Salary paid in advances, अगर आपने कुछ सैलरी पे किया एडवांसेस, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, उसके बदले में आपको क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव कैश मिलेगा, नहीं, आपने सैलरी पे की उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आपको सर्विसेज मिलेगा ना।
कि आपने सैलरी पे की है तो आपको सर्विस मिलेगा। तो सर्विस अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, आपने सैलरी अगर एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो वो उसके बदले में आपको सर्विसेज, तो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इवन इट्स नॉट अ इक्विटी। So what it is a non-financial instrument. 20% cumulative redeemable preference share issued. अगर आपने, you are a company, you had issued a redeemable cumulative redeemable preference share issued, तो वो क्या है? आपने इशू किया, आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया कि 5 साल बाद आज मैं 20% क्यूमुलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूँ, 5 साल बाद वो रिडीम हो जाएगा, तो उसका मेरे को इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल पेमेंट करना। तो इशूअर के हैंड में वो क्या होगा? वो रिडीमेबल है, क्योंकि वो उसका वो पे करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो रिडीम होगा। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल ऑलवेज, और क्यूमुलेटिव भी है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी उसके साथ क्यूमुलेट होगा, तो आपको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पेमेंट करना पड़ेगा, सो इट्स एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन अ फ्यूचर डेट, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, प्योरली फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसमें भी प्रेफरेंशियल्स एंड डिबेंचर्स अगर यहाँ मैंडेटरी होता है और एक डिस्क्रिशनरी होता है। कि मैंडेटरी वो होता है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट इशू किया है उस दिन ही वो मैंडेटरी हो गया है। लेकिन एक होता है डिस्क्रिशनरी, मीन्स एट द, मतलब ये ऑप्शनल है कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि वेदर ही विल पे और नॉट। तो एक होता है मैंडेटरी और एक होता है ऑप्शनल डिस्क्रिशनरी, कि वेदर ही विल पे और नॉट। तो यहाँ पे हम लोग ये सब मान के चल रहे कि ये मैंडेटरी है कि रिडीम भी होगा और इसका इंटरेस्ट भी पे होगा। तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी इन द हैंड ऑफ इशूअर, जो इसने इशू किया है। और डिवेंचर्स भी, अगर डिवेंचर इशू किया है, डिवेंचर का नॉर्मल फीचर क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पेमेंट करना पड़ता है एट द मेच्योरिटी। सो वो अगर वैसा कुछ है, प्योरली डिवेंचर है, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है इन द हैंड ऑफ द इशूअर, जिसने इशू किया है। और इन्वेस्टर्स के बुक्स में तो ऑलवेज इट्स अ फाइनेंशियल एसेट। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी क्या होता है? जैसे इनकम टैक्स पेएबल, जीएसटी पेएबल, कस्टम ड्यूटी पेएबल, ये सब स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी है? नहीं, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज ये डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। कैसे नहीं फुलफिल कर रहा है? अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ये तो है कि हाँ हमको डिलीवर करना है कैश, लेकिन ये यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है? कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या होता है? जहाँ पे बायर एंड सेलर दोनों एग्री करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे, दोनों, एक का ऑफर होता है, एक का एक्सेप्टेंस होता है, कि आपने, उसने ऑफर किया, ये इसने एक्सेप्ट किया। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, ये गवर्नमेंट का एज पर एक्ट है कि आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये एज पर स्टैट्यूट, एज पर द एक्ट ऑफ द इनकम टैक्स के हिसाब से आपको ये इनकम टैक्स या जीएसटी या कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ नहीं चलता है कि आप ऑफर दे रहे हो वहां एक्सेप्टेंस हो रहा है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वो आप पे लागू हो गया, एक फोर्सफुल एक्ट है जिसके हिसाब से आपने पेमेंट किया है। तो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। फाइनेंशियल लायबिलिटी वही है जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू पे कैश। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये इनकम टैक्स का एक्ट बोलता है कि आपको पेमेंट करना है। आपने कोई ऑफर या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया गवर्नमेंट के साथ कि या वी विल पे, आपको फोर्सफुली पेमेंट करना है, आपको पेमेंट करना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लॉ सूट पेंडिंग, अगर कोई लॉ सूट पेंडिंग है, आपका कोई केस चल रहा है, आपका सपोज देयर इज टू पार्टी and they have in dispute and they went to the court कि please sort out our problem, and वो suit pending है, it's a contingent liability, we know that, but
अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि इसका कोई रिजल्ट ना निकल के आए, कोर्ट का डिसीजन ना आए, ये क्या है, ये क्या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, क्या आपके हैंड में ऑब्लिगेशन है टू पे कैश, या ऑब्लिगेशन टू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि रिसीव कैश? नहीं है, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट ही अभी तक पेंडिंग है। जब रिजल्ट पेंडिंग है तो क्या है, इफ द रिजल्ट इज पेंडिंग, so neither it is a financial liability nor it's a financial asset, it's a contingent liability। contingent liability तो है, लेकिन ना तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ना ये फाइनेंशियल एसेट है, ना ये इक्विटी है। इफ एनी केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट, सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, बिकॉज द रिजल्ट आउटकम इज नॉट येट डिसाइडेड। जिस दिन आउटकम डिसाइड होगा उस दिन आप इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी, या एक पार्टी उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक करेगा, एक पार्टी उसको फाइनेंशियल एसेट बुक करेगा। अनटिल एंड अनलेस कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, तब तक ये ना तो फाइनेंशियल एसेट है, ना फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ना इक्विटी है। ये एक नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज इट्स अ पेंडिंग लॉ सूट। वारंटीज एंड परफॉर्मेंसेज, सपोज वारंटी एंड परफॉर्मेंस गारंटी, what it is, वारंटी एंड परफॉर्मेंस, वारंटी इज रिलेटेड टू रिपेयर। अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, सपोज यू हैव सेल अ मोबाइल फोन, तो एक सर्टेन पीरियड होता है, उसमें आप उसको, अगर कुछ डिफेक्ट होता है तो उसका आप वारंटी लेते हो कि वी विल रिपेयर दैट, और अगर उसमें कुछ खराबी होती है तो उसको आप परफॉर्मेंस गारंटी भी देते हो कि वी विल रिप्लेस दैट। सो वारंटी इज रिपेयरिंग ऑफ दैट product, or performance guarantee is replacement of that product if it is defaulted in a certain period which is given by the company। so अगर कंपनी वारंटी या परफॉर्मेंस गारंटी दे रहा है कोई एसेट, कोई भी प्रोडक्ट का, तो वो क्या ऑब्लिगेशन टू पे कैश है? अगर आप तो उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? वारंटीज, आपने प्रोडक्ट सेल किया, आप वारंटी दे रहे हो, तो उसके बदले में आप सर्विस दोगे ना, आप तो कैश डिलीवर नहीं कर रहे। यू आर नॉट पेइंग, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। इट्स अ प्योरली अ नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज अगेंस्ट दैट वारंटी। आप सर्विस दे रहे हो, कैश तो दोगे नहीं, आप तो सर्विस दोगे, इधर रिपेयर करोगे उसको या रिप्लेस करोगे। दिवाली बोनस टू द एम्प्लॉयज, अगर कोई एंटिटी दिवाली बोनस देता अपने एम्प्लॉय को, तो ये क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है टू पे कैश? नहीं, ये तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन तो अपने एम्प्लॉय के साथ साइन नहीं किया कि वी विल पे द बोनस। ये तो आपका विल है, यू आर पेइंग फॉर योर ओन विल, अपनी खुशी से दे रहे हो। सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। आप उसकी परफॉर्मेंस या कि आपका एम्प्लॉय रिटेन रहे इन फ्यूचर, आप इसीलिए पेमेंट कर रहे हो दिवाली बोनस, कि आपका एम्प्लॉय आपके साथ रहे, आपको छोड़ के ना जाए, तो इसीलिए आप दिवाली बोनस देते हो उसको। तो ये अपनी खुशी से देते हो। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश टू द एम्प्लॉयज, सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, आप तो अगर आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो ऑफर लेटर में ये थोड़ी ना लिखते हो कि वी विल पे दिवाली बोनस अमाउंटिंग इतना। सो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इट्स एट द विल, अपने विल से देते हो, अपनी खुशी से देते हो। सो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, it's a non-financial instrument। redeemable preference shares और डिबेंचर्स विथ मैंडेटरी इंटरेस्ट, अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स विथ मैंडेटरी इंटरेस्ट, अगर कोई भी शेयर्स आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू किया है या डिबेंचर इशू किया है और उसमें मैंडेटरी इंटरेस्ट भी है, मैंडेटरी इंटरेस्ट है, पहला तो मैंडेटरी इंटरेस्ट है कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना ही है, और उसके बाद रिडीमेबल है कि वो रिडीम होगा एट अ फ्यूचर डेट। सो दोनों, बोथ द कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन अ फ्यूचर डेट। सो इट्स अ प्योरली अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। यहाँ पे इक्विटी का कोई भी बात नहीं हुआ। इक्विटी वो है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है कि आप रिडीम नहीं करोगे, कभी फ्यूचर में आप उसको रिडीम नहीं करोगे,
उसके बदले में विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, अगर आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स है जिसका आप बोलोगे कि हम कभी पे नहीं करेंगे, उसका प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स और उसका इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, उसके बदले में हम इक्विटी दे देंगे। सो जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं वो इक्विटी का फीचर्स रखता है, लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विथ मैंडेटरी इंटरेस्ट वो फाइनेंशियल लायबिलिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन, अगर आपने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है वो तो आपको फ्यूचर में देना ही पड़ेगा जब वो टर्मिनेट होगा आपका एग्रीमेंट, तो इन दैट केस सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन is a contractual obligation to pay cash in the future, so it's a financial liability. अब irredeemable preference shares और debentures with discretionary interest means जो redeem नहीं होगा in future date, वेदर वो प्रेफरेंस शेयर है या डिबेंचर है, जो रिडीम नहीं होगा, इरिडीमेबल है, और उसका इंटरेस्ट भी डिस्क्रिशनरी ऑप्शनल है, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि वेदर ही विल पे इंटरेस्ट और नॉट, इट्स डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशनरी, उसका मैनेजमेंट का डिसीजन है कि वेदर ही विल पे इंटरेस्ट ऑन दैट प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर जो कि इरिडीमेबल है। ये प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज यहाँ पे ना तो आपको ऑब्लिगेशन टू पे कैश है और ना ही आपको, क्योंकि आपको ना तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना प्रिंसिपल मिल रहा है, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। और जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, डिवेंचर है कंपल्सरी कन्वर्टेबल हो जाएगा वो फ्यूचर में इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सो जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स है जिसका इंटरेस्ट भी डिस्क्रिशनरी है डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट डिसीजन, तो वो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही होता है। जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है या डिबेंचर्स होता है, क्योंकि वो कंपल्सरी कन्वर्ट हो ही जाएगा इन फ्यूचर डेट इन इक्विटी, तो वो इटसेल्फ इज अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। नाउ व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट that is tradable security that grants its owner the right or an option to buy or sell a predetermined amount of underlying asset at a specified price on or before a certain date. मीन्स दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक तो कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। आपके पास राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ ट्रेडेबल सिक्योरिटी, एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी है दैट ग्रांट्स इज ओनर, जो अपने ओनर को ग्रांट करती है द राइट और ऑप्शन बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, ऑप्शन देती है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देती, टू बाय और सेल, या तो बाय कीजिए या सेल, मतलब कॉल के केस में बाय, पुट के केस में सेल, अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ अंडरलाइंग एसेट, यूजुअली 100 शेयर्स ऑफ स्टॉक at a specified price, that is the strike price, on or before a certain date. The expiration date is mentioning about the expiration date. So ये एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या होता है? जो ओनर को एक राइट देता है कि वो उसके पास राइट है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट जो कि प्री डिटरमाइंड है, पहले से डिसाइडेड है, एट ए स्पेसिफाइड प्राइस जो कि स्ट्राइक प्राइस है, ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट, बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ डेट। कॉल ऑप्शन क्या है? दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल एक पुट। कॉल होता है कि द ओनर जो कि बायर है ऑफ अ कॉल ऑप्शन हैज द राइट टू बाय 100 शेयर्स ऑफ स्टॉक फ्रॉम ऑप्शन राइटर, दैट इज ऑप्शन राइटर कौन है? सेलर है, एट अ स्ट्राइक प्राइस आउटलाइंड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एनी टाइम बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। एक कॉन्ट्रैक्ट डेट होता है, एक सर्टेन पीरियड होता है कि आप इस पीरियड के एक्सपायर होने के पहले आपके पास राइट है कि आप बाई कर सकते हो उस शेयर्स को एट अ स्ट्राइक प्राइस। और पुट ऑप्शन है वो कि एक सर्टेन डेट होता है, उस डेट के एक्सपायर होने, उस कॉन्ट्रैक्ट डेट के एक्सपायर होने के पहले ही आपके पास राइट है, बट ये आपका ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास राइट है कि आप सेल कर सकते हो एट अ स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस आउटलाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में आउटलाइन किया है उस प्राइस पे आपके पास राइट है कि आप सेल कर सकते हो, बट इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। ऑप्शन का एग्जांपल के साथ अपने समझते, ऑप्शन वी आर ऑलरेडी डिस्कस बट वी विल टेक द एग्जांपल।
of option. This is to be explained with the help of example. Suppose Mr. R enter into an option contract on 6 June 2023 to buy $1,000 at a rate rupees 77 per dollar after 6 months. So it's a predetermined price at a future date to buy $1,000. So अब मिस्टर आर के पास ऑप्शन है कि वो बाय अपना कॉन्ट्रैक्ट को, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, या तो आप बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन है तो आप एग्जीक्यूट टू बाय, बट आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही पड़े. सपोज द प्राइस ऑफ द डॉलर गोज टू रुपीज 90 पर डॉलर, देन मिस्टर आर विल एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. अगर प्राइस 90 पर डॉलर चला जाता है तो whether Mr. R will exercise the contract or not. Mr. R will exercise the contract. क्यों एक्सरसाइज करेगा? बिकॉज उसका तो वैल्यू इंक्रीज हो गया ना डॉलर का. अगर वो आज एग्जीक्यूट कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट, उसको तो खरीदना है डॉलर, वो तो 77 रुपीज पे उसको खरीदने को मिल रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और डॉलर अगर वो ओपन मार्केट से खरीदेगा तो उसको 90 रुपीज पर डॉलर पे उसको खरीदना पड़ेगा, तो उसको तो बेनिफिट ही है, उसको गेन हो रहा है, तो वो एग्जीक्यूट कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट 77 रुपीज पर डॉलर की रेट पे वो खरीद लेगा. क्योंकि अगर मार्केट में जाके खरीदेगा तो 90 पर डॉलर में उसको खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको 77 रुपीज पर डॉलर पे ही मिल जाएगा. तो ये उसके पास राइट है, बट ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा. सपोज अगर प्राइस ऑफ द डॉलर 60 रुपीज पे चला जाता है तो वो क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा क्या? वो एक्सरसाइज नहीं करेगा. वो बोलेगा मार्केट से 60 रुपीज पर डॉलर में खरीद लेते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट को क्यों एक्सरसाइज करें? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में तो रेट 77 पर डॉलर, तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा. तो ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा. इट्स अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन. अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, सपोज यू आर एक्सरसाइजिंग योर ऑप्शन एट रुपीज 77 पर डॉलर, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट है, पर ओपन मार्केट में सपोज मार्केट प्राइस है डॉलर का 90 पर डॉलर. अब आपने एक्सरसाइज किया तो आपके लिए तो ये फेवरेबल सिचुएशन है, मिस्टर आर के लिए तो फेवरेबल सिचुएशन है, बिकॉज वो अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लिया और 77 रुपीज पर डॉलर में उसने खरीदा, उसके लिए तो गेन सिचुएशन है. पर जिससे उसने खरीदा ऑप्शन राइटर से, जो उसको सेल करेगा, उसके लिए तो लूज सिचुएशन है, बिकॉज उसको तो मार्केट से 90 रुपीज में खरीदना पड़ेगा, फिर वो आपको सेल करेगा एट 70, तो उसको तो लॉस हो जाएगा. तो जब ऑप्शन होल्डर के लिए विन सिचुएशन होता है तो ऑप्शन राइटर के लिए लूज सिचुएशन होता है, अनफेवरेबल सिचुएशन होता है. तो इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इफ मिस्टर आर एक्सरसाइज द ऑप्शन, then it is potentially favorable for Mr. R, but at the same time it is potentially unfavorable for the option seller or writer. In other hand, मतलब एक पार्टी के लिए अगर वो एक्सरसाइज पोटेंशियली फेवरेबल है वो सिचुएशन, तो दूसरे पार्टी के लिए वो अनफेवरेबल. तो फिर हम लोग अब फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी का डेफिनेशन देखते हैं, जो हमारा पेंडिंग रह गया था, ए बी सी का 1 2. मतलब टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी. फाइनेंशियल एसेट क्या एक्सचेंज कर रहा है? डॉलर को एक्सचेंज कर रहा है कैश से, करेंसी से. इंडियन डॉलर परचेज कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ करेंसी. टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी विथ अनदर एंटिटी. अनदर एंटिटी कौन है? मे बी इट्स bank or its stock exchange. The another entity will be under condition that are potentially favorable to the entity. मतलब उस कंडीशन पे जो कि पोटेंशियली फेवरेबल है. तो अगर पोटेंशियली फेवरेबल होगा तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा. अगर आप कुछ ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज किया आपने इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, मीन्स आप डॉलर परचेज कर रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ करेंसी, इंडियन करेंसी INR के एक्सचेंज में, और फाइनेंशियल लायबिलिटी विथ अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल. मतलब अंडर कंडीशन मीन्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट है.
At the same time, in case of financial liability, a contractual obligation to exchange financial asset, ये obligation है कि आपको exchange करना ही पड़ेगा at the hand of option seller और option writer के केस में। अगर उसको लॉस भी हो रहा है तो उसको करना ही पड़ेगा, उसको ऑब्लिगेशन है टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी विथ अनदर एंटिटी विथ मिस्टर आर अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू द एंटिटी। उसके लिए अनफेवरेबल होगा तब भी उसको ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये किसके केस में होता है? ये ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर के केस में, एट दी इन द केस ऑफ ऑप्शन राइटर ऑप्शन सेलर। और ये वाला केस फाइनेंशियल एसेट एट द इन द हैंड ऑफ ऑप्शन होल्डर, जो ऑप्शन को होल्ड करके रखा। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये स्टैंडर्ड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा कुछ बोला नहीं है, बस यही बोला है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट that evidences a residual interest in the asset of the entity after deducting all its liabilities. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अपने शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स को रेसिडुअल इंटरेस्ट देता है इन द एसेट ऑफ द एंटिटी। रेसिडुअल इंटरेस्ट मींस जो एसेट है एंटिटी का, आफ्टर पेइंग ऑल इट्स लायबिलिटीज, जितना भी कुछ भी एसेट है एंटिटी का, उसमें से वो अपने सारे लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद जो बचता है, जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, वो रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है। वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या तो शेयर होल्डर्स के पास जाता है या प्रमोटर्स के पास जाता है। जो शेयर होल्डर्स है इक्विटी में, जिसने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। So an equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the asset of the entity. Residual interest means जो बचा कुचा जो एंटिटी में रहता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है, वो प्रमोटर्स को मिलता है, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं। सो वो होता है इक्विटी का डेफिनेशन। An equity instrument is a contract that evidences a residual interest in the asset of the entity after deducting all its liabilities. अपने liabilities को डिडक्ट करने के बाद जो बचा कुचा रहता है वो मिलता है शेयर होल्डर्स को। The instruments is an equity instruments if and only if both the condition मतलब A and B बिलो आर मेट। अगर दोनों कंडीशन मेट हो रहा है तभी वो इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। फाइनेंशियल एसेट में कॉन्ट्रैक्चुअल राइट था, फाइनेंशियल लायबिलिटी में कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में बोलता है द इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो करे कैश deliver or another financial asset to another entity, या or exchange financial assets or financial liabilities with another entity under the condition that are potentially unfavorable to the issuer। ये potentially unfavorable जो बात बता रहा है ना, ये related to options के बारे में बता रहा है। So for one party it is a favorable, for another party it's a unfavorable। फाइनेंशियल लायबिलिटी का हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा। A financial liability is any liability that is a contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity, or exchange of financial asset or financial liability with another entity under condition that are potentially unfavorable to the entity। ये ऑप्शन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट बी, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल मतलब मैंडेटरी, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे मतलब ऑप्शनल, मैंडेटरी, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल्ड इन द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो या तो मैंडेटरी सेटल्ड है या ऑप्शनल बी सेटल्ड इन द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट and is a non-derivative for which the entity is
or may be obliged to deliver a non-derivative for which the entity is or may be obliged to deliver a variable number of entities own equity instruments. एक कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है दैट विल या तो मैंडेटरी सेटल्ड है या ऑप्शनल सेटल्ड है इन इक्विटीज इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड इज अ नॉन डेरिवेटिव. नॉन डेरिवेटिव मतलब कि आप गुड्स, डेरिवेटिव नहीं है वो, नॉन डेरिवेटिव में आप सेटल कर रहे हो लाइबिलिटीज को फॉर विच द एंटिटीज मे और मे, जिसके बदले में एंटिटी को या तो वो ऑब्लाइज टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज इक्विटी ओन इंस्ट्रूमेंट, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी ओन इंस्ट्रूमेंट. ये वाला जो है ना, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हम लोग का क्लैरिफिकेशन ज्यादा आएगा. Financial liability point B1, this is to be explained with the help of example. Suppose A Limited is a company is buying goods और PP, या तो उसने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा या गुड्स खरीदा, कुछ भी खरीदा फ्रॉम B Limited. उसके बदले में A Limited ने बोला कि मेरे पास तो कैश है नहीं, मैं आपको इंस्टेड ऑफ दैट आई विल सेटल इन माई ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको अपना शेयर्स दे दूंगा, अपनी कंपनी का शेयर्स दे दूंगा, मेरे पास कैश नहीं है, आप मुझे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या गुड्स दीजिए, मैं उसके बदले में अपना कंपनी का शेयर इशू कर दूंगा. तो वो बोला कि ठीक है, बी मान गया, बोला ठीक है आप दे दीजिएगा मुझे शेयर्स. और ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था ना वो 10 लाख रुपए. ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? 1 मार्च 2023 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ. फॉर द पेमेंट कि आप मेरे को 2 महीना बाद ऑन 1 मई 2023 को 10 लाख रुपए जितना ही शेयर इशू कर दीजिएगा. तो शेयर भी फिक्स कर दिया गया और प्राइस भी. तो ए लिमिटेड बोला बी लिमिटेड को कि मैं आपको 1000 शेयर्स दे दूंगा और उसका प्राइस आज की डेट में जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया दैट इज ऑन 1 मार्च 2023, उस दिन उसका शेयर का प्राइस 1000 रुपये था. उस प्राइस से उसने डिटरमाइन किया कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू करेगा. दोनों एग्रीड थे, ए और बी दोनों एग्रीड थे. ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन के प्राइस पे उसने नंबर ऑफ शेयर्स को डिटरमाइन किया. तो 10 लाख पे 1000 रुपया करके पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स 1000 शेयर्स निकल के आए. तो ए लिमिटेड बोला बी लिमिटेड को मैं आपको 1000 शेयर्स दे दूंगा जो कि मेरे शेयर्स का भाव अभी आज के डेट में 1000 रुपये है, और तो उसके बदले में आप मुझे 10 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे दीजिए, 2 महीने बाद शेयर दूंगा ऑन 1 मई 2023. तो बी लिमिटेड बोला ठीक है आप दे दीजिएगा. तो यहाँ पे जो रिस्क है वो कौन बेयर कर रहा है? ए लिमिटेड तो बोल दिया मैं आपको 1000 शेयर दे दूंगा आज के डेट के प्राइस पे, पर जब उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो किसका बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया है? बी लिमिटेड के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अगर प्राइस गिरेगा तो किसको लॉस होगा? बी लिमिटेड को, और प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बी लिमिटेड को ही होगा. तो अगर प्राइस गिरेगा तो बी लिमिटेड क्या क्लेम करेगा ए लिमिटेड को कि नहीं प्राइस गिर रहा है आप मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दीजिए? तो ए लिमिटेड बोलेगा नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हम आपको कुछ नहीं, हम जितना में बात किए उतना ही आपको देंगे नंबर ऑफ शेयर्स. तो ये क्या एक तरह के तरीके से जो बर्डन है, ए लिमिटेड कुछ बर्डन नहीं ले रहा है, ये सारा बर्डन बी लिमिटेड पे शिफ्ट हो गया है. So if there is a contract between A and Limited and B Limited to issue fixed number of shares on the date of making the contract, that is on 1st March 2023, at a price on the date of making the contract, that is rupees 1000 per share, and both the party agreed on the contract, then it is an equity instrument for A Limited and the price fluctuation risk is taken by B Limited. क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होगा तो उसका रिस्क तो बी लिमिटेड के ऊपर चला गया,
और ए लिमिटेड के लिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, बिकॉज ए लिमिटेड तो फिक्स कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस विच इज, प्राइस भी फिक्स्ड है, नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स्ड है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी तो नहीं है, ये तो इक्विटी, प्योरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो ए लिमिटेड के बुक्स में ये इक्विटी ही माना जाएगा। लेकिन अगर बी लिमिटेड बोलता है कि हम आज के डेट पे आपसे शेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम जिस दिन आप मुझे एक्चुअल में शेयर्स दोगे उस दिन के रेट पे ही मैं डिटरमाइन करूंगा नंबर ऑफ शेयर। अब बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, अब बर्डन शिफ्ट हो गया है ए लिमिटेड के ऊपर, कि ए लिमिटेड अब उसको नंबर ऑफ शेयर जिस दिन वो पेमेंट करेगा शेयर्स का बी लिमिटेड को, उस दिन के प्राइस पे देना पड़ेगा। तो बर्डन अब बी लिमिटेड के ऊपर नहीं, अब ए लिमिटेड के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट जब एंड होगा, दैट इज ऑन 1 मई 2023, उस दिन के प्राइस पे जितना नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएगा, दैट इज ना तो प्राइस फिक्स्ड है ना नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है, तो इट इज अ वेरिएबल, कितना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा वो भी फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स एट अ वेरिएबल प्राइस, तब in that case it is a financial liability, it's not a equity instrument. But if B limited says that I will not accept the shares on the price with 1000 per shares, that is on the date of making contract, rather I will accept the price which is on the date of payment, that is after 2 months, that is on 1st May 2023, on that price I will accept the number of shares, उस दिन के प्राइस पे ही मैं नंबर ऑफ, बी लिमिटेड के ऊपर नहीं है, द बर्डन इज शिफ्टेड ऑन ए लिमिटेड, इन दैट केस द ए लिमिटेड विल बुक लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी इन इट्स बुक, बिकॉज the risk is on the head of A limited, not on the B limited, so it's a financial liability, he has to give whatever the number of shares on that date at what price. So the price is not fixed and the number of shares is not fixed. Both are variable. In that case, it is treated as a financial liability. So फिर से हम लोग definition पढ़ते हैं. A contract that will or may be settled in the entity's own equity instrument. एंटिटी के खुद के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ए लिमिटेड अपना इंस्ट्रूमेंट अपना शेयर दे रहा है बी लिमिटेड को, इन एक्सचेंज ऑफ क्या, नॉन डेरिवेटिव्स, नॉन डेरिवेटिव क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ले रहा है या गुड्स ले रहा है, फॉर विच द एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर अ वेरिएबल, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट फिक्स्ड, variable number of entities own equity instrument, because price is not fixed, number of shares are not fixed, so it's take the color of financial liability, it's not an equity instrument. But अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन में जाओगे तो वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, इफ द इंस्ट्रूमेंट विल और मे बी सेटल्ड इन द इश्यूअर, इश्यूअर कौन है, ए लिमिटेड, वो अपना ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, इट इज अ नॉन डेरिवेटिव, नॉन डेरिवेटिव क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्सचेंज हो रहा है, दैट इंक्लूड नो कॉन्ट्रेक्चुअल, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है फॉर द इश्यूअर, इश्यूअर के ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज उसने तो पहले ही डिसाइड कर लिया फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मैं दूंगा आपको एट द डेट ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स दे एंटिटी को, बी लिमिटेड को, वो जो फिक्स किया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स एट द प्राइस डिटरमाइन ऑन दैट डेट, वो उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स देगा, तो ये इक्विटी का कलर ले लेते। नाउ डेरिवेटिव्स, व्हाट इज अ डेरिवेटिव, derivative is a financial instrument that derive its value from its underlying asset. Derivative एक financial instrument है, derivative itself is a financial instrument. Financial instrument includes derivatives. Financial instrument का definition include करता है derivative, but all derivatives, सारे derivatives are not financial instrument. Financial instrument includes derivative. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव्स को इंक्लूड करता है, बट ऑल डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव्स आर नॉट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट that derive its value from underlying asset, forward contracts, future contracts, options, swap, these are the type of derivative
अब हम लोग फीचर्स जानेंगे डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स का मेन 3 फीचर्स होता है जो कि डेराइव करता है। पहला फीचर है जो डेराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है? जो उसको सपोर्ट देता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कोई एसेट ही सपोर्ट देता है। तो अंडरलाइंग एसेट अगर फॉरवर्ड का कोई मतलब नहीं है जब तक कि कोई एसेट के ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। तो जो जो भी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन, वो जो डेराइव करता है अपना वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या है? करेंसी होता है अंडरलाइंग एसेट, गोल्ड होता है, व्हीट होता है, शेयर्स होता है। दीज आर द एसेट्स जो अपना वैल्यू इटसेल्फ भी डिराइव कर सकते हैं। लेकिन डेरिवेटिव के थ्रू अगर जो वैल्यू जो भी एसेट डिराइव करता है उसको डेरिवेटिव को बोलते हैं। डेराइव वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, वो डेरिवेटिव। इसको हम लोग एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सपोज मिस्टर आर enter into a forward contract on 6 June 2023 to buy $1,000 at rupees 77 per dollar after 6 months। एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर आर ने एंटर किया कि हम $1,000 बाई करेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एट अ प्री डिटरमाइंड डेट। मतलब डेट भी प्री डिटरमाइंड है, रेट भी। रेट है 77 पर डॉलर। आफ्टर 6 मंथ हम $1,000 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वी हैड परचेज फ्रॉम अ बैंक। मिस्टर आर हैज परचेज्ड बैंक से, क्योंकि वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो ये ओवर द काउंटर है, तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ने आपने एंटर किया, मिस्टर आर ने एंटर किया, आज आज उन्होंने एंटर किया कि आज 6 महीना बाद हम $1,000 लेंगे एट रुपीज 77 पर डॉलर की रेट पे। अब पहला केस है कि सपोज आफ्टर 6 मंथ्स द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट, जो भी डॉलर है, जो अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट इस केस में क्या है? करेंसी है, जो कि डॉलर है। डॉलर इज इटसेल्फ इज अ करेंसी। उसका वैल्यू बढ़ गया टू 87 रुपीज पर डॉलर। तो अब क्या है कि मिस्टर आर को तो गेन हो गया, बिकॉज इसका तो वैल्यू बढ़ गया। उसने जो पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था वो 6 महीना पहले, वो 77 पर डॉलर पे कर रखा था। एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 6 मंथ्स द प्राइस ऑफ द डॉलर इंक्रीज टू 87 पर डॉलर। तो वो जो अंडरलाइंग एसेट है, करेंसी से अंडरलाइंग, उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो डेरिवेटिव settlement always happen at a future date at an agreed price. In derivatives, it derives its value from an underlying asset, whether it's a currency, it's a gold, it's a wheat, it's a share, and settlement happens at a future date at an agreed price. And initial amount paid will be nil or insignificant. No margin money is required to be paid in case of derivative, and if required to be paid, it is really an insignificant amount. So this is the example which I discussed, that if any person enter into a forward contract to buy $1,000 at a future rate, that is they had decided rate today that they will buy, settlement happen at a future date. In future date if the price high, अगर प्राइस डॉलर का बढ़ जाता है तो the asset derive its value from an underlying asset, तो वो गेन बुक करता है, और अगर वैल्यू घट जाता है तो लॉस। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मोर और लेस द सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स आर देयर, that it's a kind of derivative that derive its value from an underlying asset. Settlement happen at a future date at an agreed price and no initial amount is required to be paid. ये फ्यूचर फॉरवर्ड मोर और लेस सिमिलर है, जहाँ बायर एंड सेलर एग्रीड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, enter into a contract to buy an underlying asset or to sell an underlying asset at a predetermined price on a future date. So दोनों का डेफिनेशन सिमिलर है, दोनों को फीचर्स सिमिलर है। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर देयर व्हिच वी हैड डिस्कस्ड। पहले तो हम लोग मीनिंग जानेंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज
to buy and sell the underlying asset at a specified date and an agreed rate in future. And future contract क्या होता है? A contract in which the party agree to exchange the asset for cash at a fixed price and at a future specified date. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हो, इट्स अ टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट, बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, इट्स अ स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट. It is traded on. Forward contract is traded on over the counter. There is no secondary market. ये काउंटर पे जाके ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ओवर द काउंटर. और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टॉक एक्सचेंज, ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज में होता है. ये आप बैंक में भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप बैंक में भी जाओगे ना तो वो कर देगा, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बैंक में नहीं होता, ये प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज में ही होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. सेटलमेंट कब होता है? इसका सेटलमेंट ऑन मैच्योरिटी डेट पे होता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट मैच्योरिटी डेट पे होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट डेली बेसिस पे होता है, ऑन डेली बेसिस, सेटलमेंट ऑन डेली बेसिस. पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब मेच्योरिटी होगी तभी सेटलमेंट होगी. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क इज हाई, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क इज लो. देयर इज अ लो रिस्क इन फ्यूचर, but in forward contract the risk is high. Default, they are private agreement, the chance of default are relatively high. Means यहाँ पे प्राइवेट एग्रीमेंट होता है ना, तो यहाँ पे डिफॉल्ट करने का चांसेस हाई रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नो सच प्रोबेबिलिटी. मीन्स वहां पे पॉसिबिलिटी कम रहती है डिफॉल्ट होने की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट होने का चांसेस हाई रहता है. यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो साइज रहता है कॉन्ट्रैक्ट का कि कितना लॉट पे कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिपेंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज रहता है वो फिक्स रहता है कि इतने ही साइज पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कोलैटरल, कोई कोलैटरल सिक्योरिटी का दरकार नहीं रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो तो इनिशियल मार्जिन आपको देना पड़ता है. मेच्योरिटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है जो डेट, वही उसी डेट पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होता है. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्री डिटरमाइंड डेट, बिकॉज डेट इज ऑलरेडी डिसाइडेड इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. लिक्विडिटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी लो है क्यों, आप इजीली उसको लिक्विडेट नहीं कर सकते, उसको कैश फॉर्म में नहीं ला सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज मेच्योर. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लिक्विडिटी हाई है, या भी इजीली लिक्विडेट. नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, पॉइंट नंबर B2. What it says, the definition of financial liability B2 says a contract that will or may be settled in entity's own equity instrument and is a derivative that will be or may be settled other than by exchange of fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of entities own equity instrument. इसका मतलब ये है, ये हम लोग ये डेफिनेशन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सपोज दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सपोज आर लिमिटेड हैज विलिंग टू इन्वेस्ट इन अ स्टार्टअप कंपनी. आर लिमिटेड एक स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है अमाउंटिंग टू ₹10 crore. आफ्टर 2 years एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है स्टार्टअप कंपनी के साथ कि हम आज हम कॉन्ट्रैक्ट करें कि आपकी 2 साल बाद हम आपकी कंपनी में 10 करोड़ रुपया लगाएंगे. तो आर लिमिटेड इन्वेस्ट करना चाहता है स्टार्टअप कंपनी में 10 करोड़ रुपया आफ्टर 2 years. तो केस 1 ये है कि इन रिटर्न आर लिमिटेड वांट एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच ही इज इन्वेस्टिंग आफ्टर 2 years ऑन द प्राइस प्रिवेलेंट ऑन दैट डेट. ये आर लिमिटेड का एक कंडीशन है कि हम एक शर्त पे ही आपके कंपनी पे 2 साल बाद 10 करोड़ रुपए लगाएंगे कि आफ्टर 2 years जब हम पैसा लगाएंगे ना, आप मेरे को मेरा जितना भी अमाउंट में हम लगा रहे हैं उस टाइम जिस प्राइस में आपका शेयर्स रहेगा उस टाइम के प्राइस पे आप मुझे इतना नंबर ऑफ शेयर्स दे दीजिएगा. तो number of shares is not fixed and price is also not fixed.
इफ प्राइस इज, अगर प्राइस फिक्स्ड है, सपोज 10 करोड़ रुपया फिक्स्ड है, उतना ही इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स आपको चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड बट प्राइस इज फिक्स्ड, कि 10 करोड़ का जितना भी शेयर्स होगा, उस अमाउंट का जितना भी शेयर्स होगा आप मुझे दे दीजिएगा आफ्टर 2 years व्हेन आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर स्टार्टअप कंपनी। तो आर लिमिटेड का ये शर्त है कि इन रिटर्न आर लिमिटेड वांट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स which he is investing after 2 years on the price prevalent on that date। उस डेट पे आफ्टर 2 years जो मार्केट में प्राइस रहेगा स्टार्टअप कंपनी के शेयर्स का, उस रेट पे आप मुझे शेयर्स इशू कर दीजिएगा, उतने ही अमाउंट का जितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। इन दिस केस प्राइस इज फिक्स्ड, आपको पता है कि आपको 10 करोड़ का इक्विवेलेंट अमाउंट का शेयर्स चाहिए, बट नंबर ऑफ शेयर्स इज वेरिएबल। इन दिस केस फिक्स्ड प्राइस इज फिक्स्ड बट नंबर ऑफ शेयर्स इज वेरिएबल, then it is treated as a financial liability in the books of startup company। स्टार्टअप कंपनी अपने बुक्स में इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएगा, इक्विटी नहीं दिखाएगा। और आर लिमिटेड ऑलवेज इन्वेस्टमेंट ही दिखाएगा, फाइनेंशियल एसेट ही दिखाएगा। सो आर लिमिटेड के बुक्स में तो ये इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है और उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन स्टार्टअप कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बिकॉज उसको वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़ेगा एट अ प्राइस फिक्स्ड। मतलब एक भी क्राइटेरिया वेरिएबल होने से, if the price is fixed and unit is variable, then it is treated as a financial liability। If both are fixed, if price is fixed and number of shares are also fixed, then in that case it will be treated as a equity in the books of startup। But in this case जो इन्वेस्टर है वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने शेयर्स के, अपने अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया है उसके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसीलिए in that case if the price is fixed but number of shares is variable, then it is treated as a financial liability in the books of startup। In third case, if Mr. R Limited, if in return R Limited want variable number of shares which he is investing after 2 years on the price prevalent on that date, means in this case number of shares are also not known and price is also not known, no, means number of shares are also variable and price is also variable, then also in it is treated as a financial liability in the books of startup, because all the burden is shifted on the startup company, so he will treat as a financial liability। In fourth case, Mr. R Limited in return wants fixed number of shares which he is investing after 2 years on the price on the date of making contract। Suppose he is making contract today for investing after 2 years, that look startup company, I am investing in your organization 10 crores, I will invest in your organization rupees 10 crores, after 2 years you will give me this number of shares at an amount price of this, means here he is fixing on the date of making contract that you will this number of shares, numbers are also he is fixing and price is also fixing, you do your business। So in that case it is R Limited is taking the burden of startup company, so he is at risk। In that case if the price is fixed and number of shares is fixed, then it is treated as a equity in the books of startup। If the price is fixed and the number of shares fixed, then startup company will treat it as a equity instrument। But if any of the constraints are variable, like if price is variable and number of shares are variable, any of these two items are variable, then it is treated as a financial liability। Then again we will go through the definition। A financial liability is any liability that is a contract that will, means mandatory, or may, optional, be settled in equity entity's own equity instrument। Here entity's own equity instrument, here startup company's own equity instrument, he is settling his own equity instrument, and
is a derivative because it's a equity shares. R Limited is not giving right now anything. He's making a contract to give after 2 years. Initial payment is nothing. So this is a kind of derivative. And the underlying asset is a shares. So derivative that will or may be settled other than by exchange of. Other than means not by exchange of fixed number of shares or fixed number of cash or financial asset for a fixed number of equities entities own it. Here, other than means variable number of shares by exchange of variable amount of cash or variable amount of another financial asset for variable number of entities own equity instrument. Means a derivative that will or may be settled other than means not fixed variable number of by exchange of variable number of entities own equity instruments. So here the variable numbers are, if the price is variable or shares are variable, then it is a financial liability, and if it is fixed, then it takes the color of an equity. Now we will go through the definition of financial asset, like a contract. Financial asset is any asset that is a contract that will or may be settled in entity's own equity instrument and is a non-derivative for which the entity is or may be obliged to receive a variable number of entities own equity instruments. Means a non-derivative के बारे में बोल रहा है. Suppose A Limited has made a contract to sell goods to B Limited amounting 10 lakhs on 1st March 2023. In exchange B Limited has given. B Limited बोलता है कि मेरे पास तो A Limited बोलता है कि ठीक है हम आपको सेल कर देंगे. बी लिमिटेड बोलता है मेरे पास तो कैश नहीं है, तो वो बोलता है कि आप शेयर ले लीजिए आपका. तो बोलता है कि ठीक है शेयर्स ले लेंगे, लेकिन उस प्राइस पे लेंगे जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा. नॉट ऑन द डेट ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, बट उस प्राइस पे प्रिवेल करें, उस प्राइस पे हम वो शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे ऑन 1st May 2023 के प्राइस पे. नॉट ऑन द डेट ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. तो आफ्टर 2 months जब ये कॉन्ट्रैक्ट का मेच्योरिटी हो जाएगा, उस डेट पे जब जो प्राइस रहेगा उतना नंबर ऑफ शेयर्स आप हमें दे दीजिएगा. सो इन दिस केस नंबर ऑफ शेयर्स आर वेरिएबल. नंबर ऑफ शेयर्स डिपेंड ऑन द प्राइस prevailing on the date, that is on 1st May 2023. Price is variable, number of shares are also variable. So then it is treated as a financial asset in the books of A Limited. ये financial asset हो गया A Limited के लिए. A Limited के लिए financial asset है. तो अब हम लोग financial asset का अगर definition पढ़ते हैं तो क्या बोलता है? A contract that will or may be settled in a, जो कि मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, टू सेटल इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. एंटिटी ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटलमेंट हो रहा है, जैसे ए लिमिटेड के खुद के इंस्ट्रूमेंट में सेटल हो रहा है. एंड इज अ नॉन डेरिवेटिव बिकॉज उसने क्या दिया, गुड्स दिए है फॉर विच द एंटिटी इज और मे बी ऑब्लाइज, उसके चलते उसको ऑब्लाइज टू रिसीव अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज, खुद का ही नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा. उसने नॉन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दिया, उसके बदले में उसको खुद का ही नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा. तो ये हो गया इस एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन. नाउ अनदर एक्सप्लेनेशन इज जैसे D2, ये डेरिवेटिव, ये तो नॉन डेरिवेटिव्स के बारे में बोलता है. अ डेरिवेटिव दैट विल और मे बी सेटल्ड अदर देन बाय एक्सचेंज of fixed amount of cash or another financial asset for fixed number of entities own equity instrument. इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. This is to be explained with the help of example. Suppose A Limited has made a contract to invest in a startup
amounting to rupees 10 lakhs at rupees 100 per shares on 1st March 2023. In exchange, B Limited has to buy back his shares after 2 years from A Limited. लेकिन number of shares is not decided. वो बोला A Limited कि मैं number of shares नहीं डिसाइड करूंगा और प्राइस भी नहीं डिसाइड करूंगा, जो प्राइस प्रिवेलेंट रहेगा आफ्टर 2 years उसी प्राइस पे उतना नंबर ऑफ शेयर्स आप मुझे दे दीजिए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट फिक्स्ड एंड प्राइस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. इन दैट केस इट इज ट्रीटेड एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर बी लिमिटेड. बी लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल एसेट जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, इसको और भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. इफ एन एंटिटी इशू, अगर एंटिटी इशू करेगा प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या उसने लोन लिया है कहीं से, टेक्स अ लोन, सो ये तीनों ही बोरोइंग्स है बिकॉज उसने पैसा उठाया है प्रेफरेंस शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके या लोन ले. सो इट्स नीड टू क्लासिफाई दैट बोरोइंग एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी. अब हम इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, दिस बोरोइंग्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलेंगे या इक्विटी बोलेंगे. तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे. इट नीड्स टू क्लासिफाई दैट बोरोइंग एज फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स. फीचर्स क्या है, अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड पेएबल ऑन सच बोरोइंग, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या डिविडेंड पे कर रहे हो उस बोरोइंग्स पे, आपने इशू किया प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स और उस डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स पे आप या तो इंटरेस्ट दे रहे हो या डिविडेंड दे रहे हो, अगर वो मैंडेटरी है, आपको देना ही है एट द टाइम ऑफ जब आपने एग्रीमेंट एंटर किया था तो उसमें मैंडेटरी मेंशन कर दिया था कि आपको देना ही है, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है कि आपको देना ही है क्योंकि आपने डिसाइड किया था एट द डेट ऑफ इशूइंग कि आप इंटरेस्ट भी दोगे डिविडेंड भी दोगे. तो अगर वो मैंडेटरी फीचर रखता है तो उसमें आपको उसको आप दिखाओगे फाइनेंशियल लायबिलिटी में. लेकिन जब आपने इशू किया था तब ये बोला था कि हम देंगे कि नहीं देंगे, ये हम लोग पे डिसाइड करता है, हमारे प्रॉफिट्स पे डिसाइड करता है. हमारा प्रॉफिट होगा तो हम देंगे, आपको इंटरेस्ट भी देंगे डिविडेंड भी देंगे, और हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम नहीं देंगे. तो हमारे ये सारे मैनेजमेंट के डिसीजन पे डिसाइड होता है. तो वो डिस्क्रिशनरी है कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वेदर ही विल पे इंटरेस्ट ऑन दैट प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स और डिविडेंड देगा कि नहीं देगा. इक्विटी पे क्या होता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है, अप्रूवल लेता है शेयर होल्डर्स से, उसके बाद ही डिविडेंड मिलता है. सो इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द हैंड ऑफ द मैनेजमेंट, इसीलिए वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है. और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स से बोलने से ही प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स नहीं हो जाता. अगर उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में जाते हैं. और अगर उनका कैरेक्टरिस्टिक इक्विटी जैसा है तो वो इक्विटी में जाते हैं. बिकॉज यहाँ पे अगर मैंडेटरी है तो अगर आपको मैंडेटरी इंटरेस्ट मिल रहा है डिविडेंड मिल रहा है तो वो प्योरली डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में चले जाएंगे. लेकिन अगर वो डिस्क्रिशनरी है कि इंटरेस्ट देंगे इज डिपेंड ऑन द मैनेजमेंट, डिविडेंड देंगे डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डर्स, सो शेयर होल्डर्स के डिसीजन पे, तो वो इक्विटी का नेचर आ जाता है, उसमें इक्विटी का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, तो वो इक्विटी में चला जाता है. अगर वो बोरोइंग्स, अगर आपने कुछ इक्विटी लिया है, आपने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है या डिवेंचर्स लिया है, उससे बोरो किया है पैसा, तो आपने एट द टाइम ऑफ बोरोइंग वेदर इट्स अ रिडीमेबल और इरिडीमेबल टिल परपेचुटी, मतलब जब तक ये शेयर रहेगा, जब तक एंटिटी रहेगी तब तक ये इरिडीमेबल नेचर का है, आप कभी इसको रिडीम नहीं कर पाओगे. अगर आपने एंटिटी को बोला कि एंटिटी ने इशू किया, बोला कि हम तो रिडीम कर देंगे आपको, 5 साल बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा, तो वो आपके लिए जो बुक्स जो इशूअर है उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है. लेकिन ये रिडीमेबल हम इशू तो कर रहे हैं लेकिन आपको पैसा आपको कभी नहीं मिलेगा टिल परपेचुटी, आपको प्रॉफिट मिलेगा लेकिन आपका रिटर्निंग ये इक्विटी नेचर का है. आफ्टर पेइंग ऑल इट्स लायबिलिटी जो रेसिडुअल वैल्यू है वो मिलेगा. तो वो इरिडीमेबल और परपेचुअल है टिल परपेचुटी.
So that kind of borrowing is a kind of nature of equity. So वो इक्विटी का नेचर होता है. और रिडीमेबल होता है जो कि आप रिडीम कर दोगे 5 साल बाद 10 साल बाद, तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है इन द हैंड ऑफ इशूअर. Borrowings of if such borrowings is convertible in वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द एंटिटी. अगर आपने बोरो किया पैसा और आपने बोला मैंने पैसा तो रेज कर लिया फ्रॉम इन्वेस्टर्स, पर मैं इसके बदले में आपको वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दूंगा, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स आपने फिक्स नहीं किया. आपने बोला जिस जिस दिन आपका मेच्योरिटी होगा उस दिन का मार्केट प्राइस पे जितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा उतना मैं आपको दे दूंगा. तो वो क्या है? कन्वर्टेबल इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. आप बोल रहे हो आज मैं उतना अमाउंट का आपको शेयर दे दूंगा. अब नंबर ऑफ शेयर्स आपने डिसाइड नहीं किया. आपने बोला कि उस टाइम का जब मार्केट प्राइस रहेगा उस पे जितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा वो मैं आपको दे दूंगा उसके अगेंस्ट में. तो वो आ गया एक तरह से फाइनेंशियल लायबिलिटी. लेकिन आपने बोला कि मैं उसको कन्वर्ट करके फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, आपने आज ही डिसाइड कर लिया कि इतना नंबर ऑफ शेयर्स मैं आपको दूंगा इतने, मतलब इतने पैसे के अगेंस्ट में. इन्वेस्टर ने उसको 5 लाख रुपए दिए, उसने बोला कि मैं इतना नंबर ऑफ शेयर्स दूंगा आपको. अगर वो कंपल्सरी कन्वर्टेबल है कि उसको आपको कंपल्सरी कन्वर्ट करना है तो वो इक्विटी नेचर का होता. फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उसको आप कंपल्सरी कन्वर्ट कर देते हो इक्विटी में, डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स को, तो वो आज ही आपने डिसाइड कर लिया, तो वो इक्विटी नेचर. इफ इट इज कन्वर्टेबल, अगर वो कन्वर्ट होता है एट द ऑप्शन ऑफ इशूअर, इशूअर उसको डिसाइड करेगा, तब तो वो बोलेगा कि इक्विटी बोलेगा. और होल्डर इसको बोल डिसाइड करेगा तो वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा. कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इफ एनी बोरोइंग बाय एन एंटिटी हैज अ मिक्स फीचर ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देन इट इज नोन एज अ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. होल्डर अगर डिसाइड करेगा, ऑप्शन दिया गया होल्डर को कि तुम बोलो कि तुमको कितना चाहिए. अगर फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी है और वो कन्वर्ट हो रहा है एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर, होल्डर के पास ऑप्शन है, तो वो तो या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलेगा, उसमें दोनों का फीचर आ जाता है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. और अगर इशूअर बोलेगा तो वो बोलेगा कि मैं आपको फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स विच इज कन्वर्टेबल वो दे देता हूँ इक्विटी. वो तो अपना बेनिफिट देखेगा. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो आप रिडीम करोगे एट अ फ्यूचर डेट, प्रिंसिपल्स और डिबेंचर्स दोनों विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट. यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्योंकि वो रिडीम होगा एट अ फ्यूचर डेट तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नेचर का है. लेकिन डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट मींस ये ऑप्शनल है एट द एंड ऑफ द इशूअर कि वो इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, तो वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ले लेते. तो ये CFI है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. इसमें दोनों का नेचर है, फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी इक्विटी का भी. अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है या डिबेंचर्स है विथ मैंडेटरी इंटरेस्ट, कि आप बोलोगे कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उस पे हाँ आपको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, वो मैंडेटरी है. तो जो इंटरेस्ट पार्ट है, मैंडेटरी इंटरेस्ट है, वो आप इश्यूअर के हैंड में फाइनेंशियल लायबिलिटी है. लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर वो क्या है? वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि आप कंपल्सरी कन्वर्ट करोगे प्रेफरेंस शेयर्स को इन अ फ्यूचर डेट इक्विटी में, और डिबेंचर्स विथ मैंडेटरी इंटरेस्ट जो कि आप कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर जिसको आप फर्दर इसको इक्विटी में कन्वर्ट करोगे. ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि इसको फ्यूचर डेट में हमको इक्विटी ही कन्वर्ट करना है, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया. लेकिन उस पर आपने बोला कि मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा, ये मैंडेटरी है विथ मैंडेटरी इंटरेस्ट. तो इसमें दोनों का नेचर है, कंपाउंड फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी और इक्विटी का भी. तो ये जो इंटरेस्ट पार्ट है मैंडेटरी इंटरेस्ट वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा, और जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स है वो आपका इक्विटी हो जाएगा. अब प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर. अगर होल्डर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो उसके पास ऑप्शन है कि वो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन वो कन्वर्ट कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी दोनों का पार्ट आ
अब इसको और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, दैट इज डिबेंचर एंड प्रेफरेंशियल। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव होता है, एक रिडम्पशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिविडेंड या इंटरेस्ट, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और रिडम्पशन मीन्स एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपने प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम किया। तो अगर मैंडेटरी है, अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट मैंडेटरी है आपके लिए, इसी को और अनदर वे में वी विल डिस्कस, क्या आपने आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिविडेंड या इंटरेस्ट है वो मैंडेटरी है। इन दिस केस इट इज मैंडेटरी टू पे इंटरेस्ट और डिविडेंड इन कैश, whether it's a fixed or variable, आप variable amount दे रहे हो, fixed amount दे रहे हो, it's a mandatory to pay cash. It's an obligation, contractual obligation to pay cash. Hence, it is a financial liability for the issuer or payer. Issuer के लिए वो financial liability है. At another hand, discretionary है. In this case, it is an option of the issuer. Issuer के पास option है to pay interest or dividend in cash. It is non mandatory, उसके लिए जरूरी नहीं है to pay it at the discretion of the payer or a issuer, and hence it is a equity instrument. क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन है, ईश्वर के पास ऑप्शन है कि वो पे करेगा डिविडेंड या इंटरेस्ट, वो उसके ऑप्शन पे है, तो ये इक्विटी का नेचर है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन के टाइम अगर आप रिडीम कर रहे हो तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है या डिबेंचर्स है तो वो मैंडेटरी ऑब्लिगेशन टू पे कैश नहीं है, एंड इट्स ए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। देयर आर टू सेटलमेंट, एक तो ग्रॉस सेटलमेंट होता है फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन का, एक नेट सेटलमेंट होता है। फॉरवर्ड ऑप्शन, अगर आप कुछ फॉरवर्ड खरीद रहे हो, फ्यूचर खरीद रहे हो अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या है? सपोज आपने करेंसी लिया, आपने $100 खरीदना आपको एट ₹90, आपने उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम मुझे $1000 चाहिए एट ₹90, उसका मार्केट प्राइस हो गया अब ₹100। सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? आप तो फॉरवर्ड खरीद ही चुके हो, तो आप एक्सचेंज बैंक में जाओगे, बोलोगे कि ये लीजिए, ये मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, मैं 90,000 दे रहा हूँ, मुझे $100,000 दे दीजिए। तो बैंक आपको $1,000 दे देता है इन एक्सचेंज ऑफ करेंसी INR 90,000। आप उन्हें बैंक को 90,000 देते हो और वो आपको डॉलर देता है। तो वेदर इट्स अ फाइनेंशियल, ये क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है। This purchase of the forward contract of $1,000, it's a contractual obligation between the bank and the party who is purchasing. एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है जहां एक पार्टी को क्या है, एक पार्टी रिसीव ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश है एंड दूसरा के पास ऑब्लिगेशन टू पे द फाइनेंशियल एसेट है। तो this is a gross settlement meeting the definition of financial asset and financial liability for counterparty। दोनों के लिए, एक के लिए फाइनेंशियल एसेट बन रहा है, एक के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। तो ग्रॉस सेटलमेंट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट ऑफ करेंसी फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नेट सेटल अगर होगा करेंसी का, तब क्या करेंसी में नेट सेटलमेंट मतलब क्या होता है कि आप बोलोगे बैंक को कि देखिए आप मुझे डॉलर दोगे, मैं आपको कैश दूंगा, कोई मतलब नहीं है, मेरे पास ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू 90,000 है, आप मुझे डॉलर मत दीजिए, आज के मार्केट प्राइस पे जो डॉलर का भाव है आप उसका रिमेनिंग अमाउंट मुझे दे दीजिए। तो मेरे पास तो 90,000 का ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आप ये ले लीजिए और मुझे आज के भाव का डिफरेंशियल अमाउंट दे दीजिए। तो अगर वो डॉलर का रेट ₹100 हो जाता है तो आप क्या बोलोगे नेट सेटलमेंट की ये 90,000 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए और मुझे जैसे कि 100 हो गया तो 1 लाख हो गया, तो रिमेनिंग 10,000 मार्जिन जो डिफरेंशियल अमाउंट है। सेटलमेंट ऑफ करेंसी के केस में क्या होता है कि आप नेट सेटल कर रहे हो, एक के पास ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश आ रहा है और एक के पास एक को ऑब्लिगेशन टू पे कैश आ रहा है। मतलब किसके पास ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश है कि आप नेट सेटल कर रहे हो, तो आपके पास जो नेट सेटल कर रहा है जिसके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है
वो अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दे। बैंक का ऑब्लिगेशन है टू पे कैश नेट अमाउंट, और पार्ट इज अ राइट टू रिसीव कैश, तो वो हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों का डेफिनेशन मीट हो रहा है। So net settlement of currency is also a financial instrument. In case of derivatives, ये सब सारे derivatives के बारे में। Suppose equity है, equity का derivatives अगर होता है, कोई forward contract लेके रखा है और बोलता है कि gross settlement of equity future या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग द डेफिनेशन, ग्रॉस सेटलमेंट मीट करता है डेफिनेशन, बिकॉज अगर आप इक्विटी ले रखे हो और इक्विटी को आप फ्यूचर डेट में उसको ग्रॉस सेटल कर रहे हो कि आप ये लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग विथ 90,000 दे रहा हूँ, उतना आप शेयर दे दीजिए। तो ये क्या हो गया, ग्रॉस सेटलमेंट ऑफ इक्विटी फ्यूचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ काउंटर पार्टी, जो हम लोग ने यहाँ भी पढ़ा। डेफिनेशन इटसेल्फ सेज कि अगर इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स टू एक्सचेंज फाइनेंशियल टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, तो वो भी फाइनेंशियल एसेट होता है। और यहाँ पे टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी। और नेट सेटलमेंट में क्या होता है, अगर कि आप हमको, मैंने आपको सपोज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया जो ₹1,00,000 का था, उसका वैल्यू 1,10,000 है, तो अब मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए, कैश दे दीजिए। तो यहाँ ऑब्लिगेशन टू पे कैश है, राइट टू रिसीव कैश है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ बोथ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी। बॉन्ड एंड डिवेंचर्स के केस में क्या होता है कि ग्रॉस सेटलमेंट के केस में कि आपके पास राइट है टू रिसीव द बॉन्ड, आपके पास फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 1,000 शेयर्स 1,000 यूनिट्स ऑफ बॉन्ड आप खरीदे मार्केट से, और उनके पास ये ऑब्लिगेशन है कि उनको पे करना पड़ेगा। सो आप अगर 1,000 यूनिट्स ऑफ बॉन्ड खरीदते हैं मार्केट से एट अ फ्यूचर डेट, तो उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है, सपोज आपने 90 रुपीज में खरीदा, उसका प्राइस 100 रुपीज हो जाता है, तो वो आपको वो 100 रुपीज आपने 90 में खरीदा, तो उसके पास ऑब्लिगेशन है, आपने 90 उसको दिया, वो आपको बॉन्ड देगा, तो आपको फाइनेंशियल एसेट देगा, आप उसको कैश दोगे। सो आपके पास ऑब्लिगेशन टू पे कैश, ऑब्लिगेशन टू रिसीव कैश है। बॉन्ड के केस में द ग्रॉस सेटलमेंट ऑफ बॉन्ड फ्यूचर और फॉरवर्ड, तो आपके पास क्या है, आपके पास ऑब्लिगेशन है टू रिसीव द फाइनेंशियल एसेट ऑफ अनदर एंटिटी, और उसके पास ऑब्लिगेशन है टू पे टू डिलीवर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। और नेट सेटलमेंट में क्या होता है कि आप कैश का सेटलमेंट करते हो कि रिमेनिंग अमाउंट मुझे दे दीजिए, जैसे 5,000 का बॉन्ड है, 10,000 अमाउंट हो गया, तो आप 5,000 मुझे रिमेनिंग दे दीजिए। तो आपके पास ऑब्लिगेशन है टू रिसीव कैश और उसके पास है कि डिलीवर कैश। तो दोनों ही बॉन्ड के केस में, इक्विटी के केस में, करेंसी के ग्रॉस और नेट सेटलमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। लेकिन इन केस ऑफ कॉमोडिटीज के केस में, कॉमोडिटी क्या है, कॉमोडिटी क्या होता है, सपोज व्हीट का कॉमोडिटी होता है, गोल्ड का कॉमोडिटी होता है, these are the commodity, wheat, gold, silver, and then sugar, all these are the commodity। अगर इनका ग्रॉस सेटलमेंट आप करते हो, ग्रॉस सेटलमेंट मतलब आप इन एक्सचेंज ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या 10 ग्राम्स ऑफ सिल्वर या 1,000 केजीज ऑफ व्हीट, उसके एक्सचेंज में अगर आप सपोज उसका भाव हो गया या 60,000, और ग्रॉस सेटलमेंट में आपको क्या मिल रहा है, आप उसको कैश दे रहे हो, आपको मिल रहा क्या है, आपको तो व्हीट मिल रहा है, आपको मिल रहा है गोल्ड, आपको मिल रहा है इन एक्सचेंज ऑफ दैट, which is not fulfilling the definition of financial assets and financial, there is no contractual right to receive financial asset, ये financial asset नहीं है, ना ये कैश है, तो ये क्या है, ये जो आप रिसीव कर रहे हो गुड्स, ये गुड्स तो है, पर गुड्स का अपने
गुड्स, जब आप ट्रेड पेबल के केस में क्या होता है कि आप इनवॉइस बनाते हो, आपके पास गुड्स आ जाता है, उसके बाद आप पेमेंट करते हो क्रेडिट पीरियड में। लेकिन इन केस ऑफ कमोडिटी मार्केट आपके पास एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, इट्स अ डेरिवेटिव। आप उस पे अगर आप सेटलमेंट करते हो तो आपके पास कोई गुड्स नहीं आता, आप कोई परचेज नहीं कर रहे हो, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप इन केस ऑफ गुड्स जैसे 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या 10,000 ग्राम्स ऑफ 1 kg ऑफ सिल्वर या सपोज 1,000 kgs ऑफ व्हीट, ये सब कॉमोडिटीज है। कॉमोडिटीज के ग्रॉस सेटलमेंट के केस में इन एक्सचेंज ऑफ कैश यू आर नॉट गेटिंग एनी financial asset which are not meeting the definition of financial asset or liability, because you are getting the goods, आपको गुड्स मिल रहा है और वो भी आपको एट अ फ्यूचर डेट मिल रहा है, आपको गुड्स पहले नहीं मिल रहा है। सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, it is also said as own use exemption. The gross settlement of commodity, future or forward contract non meeting the definition of financial assets and liabilities for counterparty, and hence they are not financial instruments. It is also said as own use exemption. Commodity के केस में अगर आप नेट सेटल कर रहे हो, सपोज आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आप आफ्टर 3 मंथ्स जो कॉमोडिटी का भाव है वो 65,000 हो गया, आपने खरीदा था 55,000 में, तो वो 10,000 का जो अमाउंट रहता है ना, वो नेट सेटलमेंट होता है। आप बोलोगे मुझे ठीक है, मुझे कॉमोडिटी नहीं चाहिए, आप मुझे मार्जिन मनी दे दीजिए, मतलब रिमेनिंग अमाउंट जो भी इंक्रीमेंट हुआ है पैसा में। जैसे मेरे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है 55,000 का, आज के भाव में 65,000 है, आप मुझे 10,000 रुपया दे दीजिए मार्जिन, वो डिफरेंशियल अमाउंट दे दीजिए, तो वो हो जाता है नेट सेटलमेंट। नेट सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग द, वो मीट करता है क्योंकि आपके पास ऑब्लिगेशन टू रिसीव, आपके पास राइट है टू रिसीव कैश, उसके पास ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश। तो दोनों के, बैंक के केस में उसके पास ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर कैश, और आपके आपके केस में आपको राइट है टू रिसीव कैश। तो नेट सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग द डेफिनेशन, वो डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट एंड लायबल फॉर काउंटर पार्टी, एंड हेंस दे आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है, हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ टाइप ऑफ नेट सेटलमेंट। नेट सेटलमेंट के कितने टाइप्स हैं? देयर आर वेरियस वेज इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल a non-financial asset can be settled net in cash or another financial instrument or by exchanging financial instruments. यहाँ पे 4 टाइप है, there are 4 types to settle the financial item, non-financial items net in cash. So what are the first one? We had already discussed in case of commodity that if the 100 grams of gold is to be settled, and you will say, look, I don't want the gold, I have a forward contract of to purchase 100 grams of gold. You will take this forward contract, and you will pay me the remaining amount, which is the amount 10,000 amount, which is the differential amount. So when the terms of contract permits either party to settle it net in cash or another financial instrument or by exchanging financial instrument, the AE which we already discussed with an example, हम लोग ने पॉइंट ए को ऑलरेडी डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ प्रीवियसली। इन केस ऑफ नेट सेटलमेंट जब हम लोग ने डिस्कस किया था कॉमोडिटी का, तब उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट बी, सेज अबाउट व्हाट व्हेन द एंटिटी हैज एन एबिलिटी टू सेटल net in cash which is not mentioned in the contract, explicit in the terms of contract, means when the entity has an ability to settle net in cash which is not mentioned in the contract. This is not mentioned in the contract, but still the entity has a practice to settle the contract net in cash. In that case, this is the type of net settlement. This is also says as a net settlement because the entity has a practice to settle
the contract net in cash. So, which is not mentioned in the contract, but still the entity has a practice of settling the similar contract net in cash. So, in that case, also it is a type of net settlement. And another next one is, for similar contract, the entity has a practice of taking a delivery of underlying and selling it within a short period after delivery for the purpose of generating a profit for short-term fluctuation in price. Means the similar contract that the entity has a practice of taking the delivery of an underlying asset and selling it within a short span of time after delivery for the purpose of generating profit, in order to take the advantage of short term fluctuation in price. For that purpose also, it is a type of net settlement. It is a kind of net settlement. And next one is, when the non financial item that is subject of contract is readily, when the non financial asset that is the subject of the contract is readily convertible to cash. When the contract is readily convertible to cash, it is also treated as a type of net settlement. So these are the four types of net settlement. When there is a differential amount paid in cash, in case we had explained, in case of commodity, that is we had taken the example of gold, that please pay the differential amount in cash. I don't want the product, I don't want that goods, you will pay the differential amount, margin money. And then another settlement is the settlement which is not mentioned in the contract, that it will be settled in cash, but still the entity has a practice of settling that in cash, net in cash. And another one is, the entity has a practice of delivering the taking delivery of underlying asset and selling it within a short span of time after delivery for the purpose of generating profit, in order to take the advantage of short term fluctuation in the price. In and the next one is, when the non financial asset is subject of contract which is readily convertible. Thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel. This is not completed yet. This India's 32 107 109 which I discussed is the part 1. It is not yet completed. So we will complete this standard. 4 more discussion to complete this standard. So this is not yet completed. We had discussed partially this standard. So in the upcoming video we will complete this standard. Thanking you for watching my video.